ओके बच्चों, तो नंबर सिस्टम सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं क्यूलिट डिवीजन लेमा के बारे में। अब जैसा कि इसका नाम है, पहले ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको क्लियर कर लेते हैं। क्यूलिट डिवीजन लेमा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यूलिट एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डिटेल में नहीं जाते हैं उनके बारे में। क्यूलिट बस उनके नाम पर इस एल्गोरिथम को रखा गया, क्यूलिट डिवीजन लेमा। ओके, तो क्यूलिट डिवीजन की अगर बात करें तो डिवीजन हम सब लोग जानते हैं। डिवीजन मीन्स होता है डिवाइड करना, भाग करना। हमें भाग करना आता है, 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, बहुत अच्छी तरह से हमें भाग करना आता है। ओके, ये हो गया क्यूलिट। डिवीजन मीन्स डिवाइड करना। लेमा, ये है इंपॉर्टेंट टर्म लेमा। ये क्या होता है? लेमा इन द सेंस के अगर कोई चीज या कोई स्टेटमेंट या कोई फॉर्मूला ऑलरेडी प्रूव्ड है, ओके, कोई फॉर्मूला पहले से प्री डिफाइंड है, प्रूव्ड है, और हम उसकी मदद से कोई और फॉर्मूला, कोई और प्रोसेस या कोई और चीज प्रूफ कर दें, तो इस प्रोसेस को पूरे हम बोलते हैं लेमा। दैट मीन्स किसी एक प्री डिफाइंड या प्री प्रूव्ड फॉर्मूले की मदद से या प्री प्रूव्ड स्टेटमेंट की मदद से हम कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ कर दें, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं लेमा। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज नदियां कहाँ से निकलती हैं? पहाड़ों से निकलती हैं, है ना। और ये एक प्री डिफाइंड या पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट है। इसकी मदद से मैं बोलूं नदियां पहाड़ों से निकलती हैं और जाकर के समंदर में मिल जाती हैं, तो एक स्टेटमेंट की मदद से मैंने दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया बच्चों। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लेमा। तो बात क्लियर हो गई, क्यूलिट डिवीजन लेमा क्या है? क्यूलिट वो साइंटिस्ट या वो मैथमेटिशियन थे जिनके नाम पर इस एल्गोरिथम को रखा गया है। क्यूलिट डिवीजन का क्या मतलब हो गया? डिवीजन का मतलब हो गया भाग करना, और लेमा का मतलब हो गया भाग करने के किसी मेथड से हम कुछ और करने वाले हैं। ओके, क्यूलिट डिवीजन लेमा। ओके, तो है क्या ये क्यूलिट डिवीजन लेमा? ये है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एक स्टेटमेंट है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें a और b दो इंटीजर्स हैं और q और r दो स्पेसिफिक इंटीजर्स हैं, जहां पर r कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता, सॉरी 0 से छोटा नहीं हो सकता। r कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। दैट मीन्स r कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो r 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ओके, और r कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, ये छोटा सा स्टेटमेंट है आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, तो इस स्टेटमेंट का यूज करके हम कुछ फाइंड आउट करने वाले हैं। क्या? ओके, एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन है इसकी ये कि हम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का यूज करके पता करने वाले हैं कि दो नंबर्स के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, और ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसी स्टेटमेंट का। ओके, स्टेटमेंट है, एल्गोरिथम है। अच्छा, एल्गोरिथम ये वर्ड आया है तो मैं बता दूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बट मैं बता देता हूं एल्गोरिथम क्या होता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का इस्तेमाल करके हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। लेकिन बच्चों ये बात समझ लेते हैं एल्गोरिथम क्या होती है। तो एल्गोरिथम जो होती है इसको एक प्रोसेस होता है। एल्गोरिथम क्या होती है? एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस इन द सेंस कि आप कोई भी काम करें, कोई भी काम, ये किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को बिलोंग करता है। सपोज अगर आपको खाना बनाना है तो एक प्रोसेस है, आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए आपको सारा रॉ मटेरियल चाहिए। उसके बाद आप उसको गैस पर रखेंगे, धोएंगे, पकाएंगे, और पकाने के बाद उसमें जो भी मसाला वगैरह है इन ऑल दैट डालेंगे एंड देन पकने देंगे। ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। ऐसे ही अगर आप कुछ भी चीज़, कोई भी जनरलाइज चीज़ लें तो आप देखेंगे कि हर काम का एक प्रोसेस होता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। और बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको क्लियर कर देते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको चाय बनानी है। चाय बनाने के लिए आपको क्या करना है? एक एल्गोरिथम है जिसको आप फॉलो करेंगे। क्या है एल्गोरिथम? आपको रॉ मटेरियल पहले इकट्ठा करेंगे, पत्ती, चीनी, चाय पत्ती, पानी, दूध, इन ऑल दैट सब आप इकट्ठा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इन सबको मिलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको आप गैस पर रखेंगे। गैस पर रखने के बाद क्या है अगला प्रोसेस? इसको खौलाने के बाद आप उसमें दूध डालेंगे एंड देन सर्व करेंगे। तो ये क्या है? 3-4 छोटी स्टेप्स हैं। आप किसी स्टेप को छोड़ करके, है ना, कोई स्टेप्स गायब कर दे और उसके बिना ही वो काम पूरा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो हर एक कंपलसरी स्टेप फॉलो करके जब आप कोई काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक, तो एल्गोरिथम समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दो नंबरों के बीच में किस तरह से यूज होती है, या फिर दो नंबरों का इस्तेमाल करके आप किस तरह से
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं इस एल्गोरिथम की, इस स्टेटमेंट की मदद से। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सपोज हमारे पास कोई दो नंबर ले लेते हैं, कोई रैंडम दो नंबर ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं एक नंबर 72 और दूसरा ले लेता हूं 56। ओके 56 और 72 दो नंबर ले लेते हैं। अब क्या करना है, इसमें लगाना है मुझे, जो बड़ा वाला नंबर है वो a की जगह ले लेता हूं, जो छोटा वाला नंबर है वो b की जगह ले लेता हूं। फाइन, इतना कर लिया मैंने। a की जगह पर 72, b की जगह पर 56 रख लिया। इनटू क्यू क्या करना है, b को मुझे इतने टाइम b को मुझे मल्टीपल करना है कि मैं 72 के, क्योंकि बीच में बराबर लगा हुआ ना, इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ, दैट मींस इन दोनों को मुझे बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करूं, मैं b की मल्टीपल करूंगा ऐसे नंबर से कि वो a के अप्रॉक्सीमेट बराबर पहुंच जाए या एग्जैक्टली बराबर पहुंच जाए। ट्राई तो यही करूंगा कि एग्जैक्टली, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके तो क्या करें, b की मल्टीपल में कितने से कर दूं, अगर मैं 2 से कर देता हूं तो वो 100 के ऊपर निकल जाएगा, ठीक नहीं है ना, तो 1 ही करते हैं। तो b की जगह मेरा 1 आ गया। अभी भी ये 72 इधर है और ये 56 बराबर तो नहीं हुआ, तो इसको बराबर करने के लिए क्या बचेगा, अभी कितना ऐड कर दूं, r की जगह पर कितना आ जाएगा, 56 में कितना ऐड कर दूं कि 72 हो जाएगा, एग्जैक्टली 16 ऐड कर दिया। ओके तो अब इसको चेक करूंगा मैं, क्या a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की जगह पर अगर 0 आ जाता है तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी r की जगह 0 आया नहीं है। अगर r की जगह 0 नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, सेम प्रोसेस फिर से दोहराऊंगा और इस बार a की जगह पर 56 और b की जगह पर 16 आ जाएगा, ठीक है। ओके तो ठीक है, फिर से करते हैं। a की जगह पर आ गया मेरा 56 और b की जगह पर आ गया 16। अब 16 की कितने टाइम मल्टीपल करूं कि 56 के पास पहुंच जाऊं, 3 से। ओके वेरी गुड, तो 3 से मल्टीपल किया, कितना रिमेन रह गया मेरा बराबर करने के लिए दोनों तरफ, 8 मैंने जोड़ दिया। r की जगह पर क्या आ गया 8। क्या अभी r इक्वल टू 0 है, नहीं है, अभी भी r 0 नहीं है। तो क्या करेंगे, एक बार फिर से इस प्रोसेस को दोहराते हैं। a की जगह पर आ गया 16, b की जगह पर आ गया 8 की कितने से मल्टीपल कर दूं कि 16 के बराबर हो जाएगा, 2 से। 8 की मल्टीपल कर दी मैंने 2 से, और जैसे ही मैंने 2 से मल्टीपल की दोनों तरफ 16 हो गया, प्लस r बराबर क्या रह गया 0। और जैसे ही r बराबर 0 मिला, दैट मींस मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया, और वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो वैल्यू जो लास्ट स्टेटमेंट में या लास्ट स्टेप में b की जगह पर है, और वो कितनी है 8। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 56 एंड 72 इज 8। क्लियर हो गया। बस ये सिंपल सा बहुत स्मॉल सा प्रोसेस है, और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हम सारे ट्राई करेंगे। ओके बस इसको एक बार समझ लीजिए, छाप लीजिए। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कंस्ट्रक्शंस ऑफ फैक्टर ट्री। कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्टर ट्री, फैक्टर का ट्री बनाना है। नाम जितना खतरनाक है ये उतना ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी है, 2 मिनट में खत्म होने वाला है, देखो जल्दी से। ओके कोई भी नंबर है, कंस्ट्रक्शन ट्री करना है हमें। क्या करना है, कोई भी रैंडम इंटीजर नंबर ले लिया, इंटीजर नंबर ही मिलेगा आपको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसका अगर हमें फैक्टर ट्री बनाना है तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों, फैक्टर ट्री बनाने के लिए उस पर्टिकुलर इंटीजर को हमें ब्रेक करना है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। ओके प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में हमको उसको ब्रेक करना है। एक एग्जांपल लेते हैं और बहुत इजीली समझते हैं। ओके सपोज एक नंबर है 48। ओके इस 48 का क्या करना है हमें, 48 को मैंने ब्रेक किया। सबसे छोटा प्राइम नंबर, हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, आपको पता है। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, 2, और 2 से 48 डिवाइड हो रहा है। 2 से 48 को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 2 से 48 को डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है ना। 2 से 48 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 48 से 2 से डिवाइड करने पर 24 मिल गया। ओके 24 मिल गया। 24 को फिर से डिवाइड करते हैं कि किस छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। मेरे ख्याल से 2 से फिर डिवाइड हो रहा है, तो फिर से फिर डिवाइड करते हैं 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पर कितना मेरा 12। ओके 12 मिला। अभी भी ये नंबर डिवाइड हो रहा है ना, अभी भी ये पूरी तरह से प्राइम नंबर नहीं बना है, अभी भी कंपोजिट ही है ना। ओके इसको फिर डिवाइड करते हैं। अभी कितने से डिवाइड हो सकता है, ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, हमें मिलेगा 6, और 6 को फिर से डिवाइड कर सकते हैं। 2 प्राइम नंबर है हमारे पास में, या तो 2 से या 3 से, लेकिन हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड किया 6 को, 2 3 जा मिल गया। अब 3 खुद एक प्राइम नंबर है और डिवाइड फर्दर नहीं होगा। और जैसे ही हमें लास्ट स्टेप पर, मतलब जैसे ही हमें दोनों नंबर प्राइम मिल जाते हैं, हम इसको डिवाइड करना बंद कर देते हैं। यानी कि किसी पर्टिकुलर नंबर को जितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें तोड़ने को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्टर ट्री। और ये बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, आप देख रहे हैं इसको, बहुत ईजी है। ठीक है सिंपली बनाते हुए चले आएंगे तो 48 के जो फैक्टर्स मिलेंगे हमें क्या मिलेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके और ये प्रोसेस है, बिल्कुल ऐसा ही आपको कंस्ट्रक्शन ट्री
पेपर में बनाना पड़ेगा, एग्जाम में आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अभी क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में जाकर के इसके जितने भी पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो बच्चों मजा आ रहा है यार, यहाँ तक हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ चुके हैं। हम नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, यूनिट डिवीजन लेमा बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्टर ट्री बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ओके बच्चों, तो आप समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से क्या मीन्स है? ये एक जनरल सी थ्योरम है, ओके, जिसका क्या मीन्स है कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स में ब्रेक किया जा सकता है। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत लेमन लैंग्वेज, बहुत इजी सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। सिंपल सा मतलब है इसका कि कोई भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स में ब्रेक किया जा सकता है। अब इसके 3 एप्लीकेशंस हैं, इसकी मदद से हम 3 काम कर सकते हैं। इस चैप्टर में 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम निकालना, है ना, एचसीएफ और एलसीएम निकालना 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, ठीक है। फर्स्टली तो ये वाला क्वेश्चन बनता है हमारा कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम फाइंड आउट कर लें, ओके, इसकी मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हम कर चुके हैं और आगे और डिटेल में अभी करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम एनसीईआरटी का। ओके, तो प्लीज़ वीडियो छोड़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसके साथ एग्जाम्पल्स करेंगे और करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर बाय चांस नहीं हो पाते हैं इस चैप्टर या इस वीडियो में, तो मैं बहुत जल्द 1 या 2 दिन में आपको अगली वीडियो दूंगा जिसमें मैं एक एक चीज़ जो मैंने बोली है कंप्लीट करूंगा। ओके, तो टू प्रूव इरेशनैलिटी, ओके, नंबर्स की इरेशनैलिटी प्रूव करना, मतलब कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल है, और अगर इरेशनल है तो वो क्यों है इरेशनल, और बताना या प्रूव करना कि कोई पर्टिकुलर नंबर इरेशनल है। ओके, इसमें हमारे √2, √5 या फिर इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे जिनको हमें प्रूव करना होगा कि ये इरेशनल है। फाइन, लास्ट है हमारा टू चेक द नेचर ऑफ अ नंबर। नंबर का नेचर चेक करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग है। ओके, और ये तीनों चीजें हम पता करेंगे इसी एक बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एप्लीकेशन की मदद से, जो कि क्या है, किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी को प्राइम नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया जा सकता है। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा इस चैप्टर का बेसिक थ्योरी। इस चैप्टर में बेसिकली इतने ही टॉपिक्स हैं और ये हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, ओके, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से।